वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाहिल लर्निंग हब। इस लेक्चर में मैं आपको लेक्चर 23 से लेक्चर 25 तक जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो आपको प्रोवाइड करूँगी, ताकि आपकी जो एमसीक्यूज़ क्विज़ बेस तैयारी है वो अच्छी हो जाए, क्योंकि फाइनल टर्म क्विज़ बेस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो पहला लेक्चर लेसन 23 है जो कि जिसका नेम है अफेक्टिव सेंटेंस, यूनिटी, कोहेरेंस और एम्फेसिस उसमें है। तो उसका पहला एमसीक्यू है कि अफेक्टिव सेंटेंस मेनली डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करती हैं? तो यूनिटी पर, कोहेरेंस पर और एम्फेसिस पर। ये तीन चीज़ें होंगी तो ही अफेक्टिव सेंटेंस सही और सेंटेंस अफेक्टिव होगा। और अफेक्टिव सेंटेंस की तीन एलिमेंट भी यही है, यूनिटी, कोहेरेंस और एम्फेसिस। ये आपने याद रखना है। यूनिटी इज न सेंटेंस मीन। तो यूनिटी सेंटेंस मीन क्या होता है? तो इसका सी आंसर है ऑल पार्ट कंट्रीब्यूट टू वन मेन आइडिया। की यूनिटी से मुराद है कि सेंटेंस के तमाम हिस्से सिर्फ एक ही मेन आइडिया से, एक ही मेन आइडिया, एक ही मौजू बयान करें। तो ये चीज़ होती है सेंटेंस लैक यूनिटी। तीसरा है कि सेंटेंस लैक यूनिटी व्हेन, सेंटेंस का यूनिटी तब कब लैक करता है जब अनरिलेटेड आइडियाज़ कंबाइन किए जाएं। जब बहुत ज़्यादा आइडियाज़ कंबाइन किए जाएं तो सेंटेंस की यूनिटी लैक हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। चौथा हमारे पास यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स यूनिटी। तो इसका सी आंसर है मॉडल, वर्ड, न्यू, क्लॉथ एंड मैनी वर अनअप्लाइड। आपने करना क्या है, एक तो मेरी वीडियो भी देखनी है, ऊपर से स्क्रीनशॉट लिए जाएं लेते रहें, ताकि आप जब आखिरी दिन हो तब अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। ये सारी स्क्रीनशॉट ले लेने हैं आपने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट यूनिटी। तो इसका थर्ड आंसर है मॉडल, वर्ड, न्यू, क्लॉथ एंड मैनी वर अनअप्लाइड। तो यूनिटी इज वायलेट इन हाउ मेनी वेज। 5 तरीकों से वायलेट होती है यूनिटी। वायलेट कितने तरीके से होती है? 5 तरीकों से, 5 वेज। पुटिंग टू मेनी डिटेल इन वन सेंटेंस मेनली अफेक्ट। तो इसका आंसर है यूनिटी। जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स या बहुत ज़्यादा आइडियाज़ एक ही सेंटेंस में डाल देना, तो उससे क्या होता है? यूनिटी पर अफेक्ट होता है। सो यूनिटी सही नहीं होती। फेलियर टू कंप्लीट एन आइडिया यूजुअली, सॉरी, तो फेलियर टू कंप्लीट एन आइडिया यूजुअली इन्वॉल्व मिस यूज ऑफ। तो किसी सच, सो टू, अगर हम आइडिया को सही तरह से कंप्लीट ना करने में नाकाम होंगे तो उसमें किस चीज़ का मिस यूज़ होगा? सच, टू और सो। अगर सच, टू और सो अगर हम ऐड करेंगे तो ये डिपेंडेंट वर्ड है, इनके साथ क्लोज ऐड करना ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने ऐड नहीं, जब ये ऐड नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आइडिया कंप्लीट नहीं होगा। तो ये वर्ड अगर ऐड करने हैं तो आगे क्लोज या पैरस भी ऐड करनी होगी, तो अगर ना करें तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, विच सेंटेंस इज करेक्ट? कौन सा सेंटेंस करेक्ट होता है? I was so happy about the letter that I cried। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ये क्यों नहीं करेक्ट? क्योंकि अब पहले हमने बताया कि अगर सो, टू या इस तरह से वर्ड यूज़ करें ना, ये तो इसके आगे कोई ना कोई पैरस लगानी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर अबाउट ही लेटर दैट आई क्राइड। तो इस वजह से ये सेंटेंस इसलिए कंप्लीट है क्योंकि इसमें सारा कंप्लीट थॉट है, जबकि इसमें सो, टू, सच यूज़ हुए हैं लेकिन आगे पैरस यूज़ नहीं हुई। क्लोज दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड, जो कि इंडिपेंडेंट क्लोज है। और आगे चलते हैं, बहुत ही छोटी वीडियो बनेगी लेक्चर 23 की, और आगे फिर आपने जो वीडियो आज ही मैं अपलोड कर दूँगी, आपने वो भी देखनी है। प्लेसिंग द मेन आइडिया इन सबऑर्डिनेशन पोजीशन डिस्ट्रॉय। सबऑर्डिनेशन पोजीशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर मेन आइडिया की जगह हम सबऑर्डिनेशन पोजीशन की जगह मेन आइडिया या मेन आइडिया की जगह सबऑर्डिनेट रख दें तो उसकी वजह से यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और पैरेललिज्म से मुराद क्या है? कि इक्वल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि इधर अगर आईएनजी यूज हुआ है तो पहले सेंटेंस में, तो दूसरे सेंटेंस में भी आईएनजी का ही यूज हो, इस तरह से करना है। आगे चलते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कहाँ चले गए? Which is an example of faulty parallelism, reading book and to write reviews। तो आगे है Jaren must be parallel with gerund। gerund के पैरेलल होगा नाउन के, वर्ब के, ये आपने याद रखना है। Which sentence show correct parallelism? कौन सा सेंटेंस पैरेललिज्म? शी लाइक रीडिंग एंड टू राइट। यहाँ आईएनजी चूज हुआ है लेकिन यहाँ आईएनजी यूज नहीं हुआ। यहाँ ये दूसरा सेंटेंस है शी लाइक रीडिंग, प्रेजेंट वाला, और यहाँ इन्फिनेटिव है। और शी इज ऑनेस्ट, काइंड एंड रिस्पेक्टेड, ये है। इसमें भी रिस्पेक्टेड सही तरह से यूज नहीं हुआ क्योंकि पहले ऑनेस्ट, काइंड था और आखिर में ईडी का यूज किया गया, रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्ट कहते तो ठीक है। तीसरा है कि स्विमिंग एंड फिशिंग आर माई हॉबीज। तो यहाँ भी आईएनजी का यूज हुआ है, यहाँ भी आईएनजी का, तो ये करेक्ट है। आगे चलते हैं। एदर और शुड बी यूज्ड विद। एदर और शुड कहाँ यूज होंगे? पैरेलल एलिमेंट के साथ। पैरेलल एलिमेंट के साथ ही ये कोरिलेटिव इन्हें कहते हैं। एदर और को वही यूज होंगे। कोरिलेटिव शुड बी यूज विद, इस तरह से भी आ सकता है एमसीक्यूज। कोरिलेटिव शुड बी यूज विद, तो आपने कहना है पैरेलल एलिमेंट। कोहेरेंस इन अ सेंटेंस मीन लॉजिकल ऑर्डर ऑफ आइडियाज। कोहेरेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस में लॉजिकल ऑर्डर हो, एक तरतीब के साथ बयान
सेंटेंस लिखे बयान किया जाए, जैसे कि हम पहले वाइस प्रेसिडेंट लिखेंगे देन प्रेसिडेंट, ना कि पहले प्रेसिडेंट और देन वाइस प्रेसिडेंट। ये तरतीब के साथ लिखना है, और 1 2 जैसे कि 1 2 3 तो इसी तरह से लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय कोहेरेंस, कौन सी चीज कोहेरेंस को डिस्ट्रॉय करती है? तो मिक्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा की जाए, मिक्स की जाए तो कोहेरेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। एम्बिगियस प्रोनाउन रेफर अकर विद, इस चीज को रेफर कर रही है। ये प्रोनाउन रेफर टू मोर देन वन नाउन, एक से ज्यादा नाउन को रेफर कर सकते हैं। एम्बिगियस प्रोनाउन रेफर अकर व्हेन, जब यहाँ एक से ज्यादा करें, तो अगर सपोज यहाँ आई है और वहाँ दे यूज हो जाए एक ही सेंटेंस में, तो वो एम्बिगियस प्रोनाउन हो जाएगा। और ये एक से ज्यादा नाउन को प्रोनाउन रेफर करना, तो वो है। और जैसे कि यहाँ बासित है, ये भी एम्बिगियस प्रोनाउन की एग्जांपल आ जाएगी। अहमद साहब बासित एंड जाहिद एंड ही हैड मनी, तो हमें यहाँ नहीं मालूम हो रहा कि ये ही किससे बयान किया जा रहा है, जाहिद को, बासित को या अहमद को। तो ये फॉल्टी है, इसमें प्रोनाउन एम्बिगलिटी है। तो प्रोनाउन एम्बिगुइटी है, तो हमारे पास ये इसके पास है, क्योंकि इसमें ही का यूज सही तरह से नहीं हुआ। आगे चलते हैं, आगे जल्दी जल्दी हमारा हो जाए। emphasis कैन बी एक्टिव थ्रू पोजीशन पर भी, ऑर्डर ऑफ क्लाइमेट, पोजीशन भी सही होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ क्लाइमेट भी सही होना चाहिए, और रेपिटेशन, बार बार रेपिटेशन ना होनी चाहिए। और ये ऑल ऑफ दीज क्योंकि emphasis कैन बी अचीव थ्रू पोजीशन पर, ऑर्डर ऑफ क्लाइमेट एंड रेपिटेशन। व्हिच ऑर्डर इज मोस्ट एम्पैथिक, हमारे पास हाई स्कूल कॉलेज मिडल, तो ये एम्पैथेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सही तरह से यूज नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पर मिडिल स्कूल है, फिर हाई स्कूल है, देन कॉलेज है, यहाँ ऑर्डर सही तरह से यूज हुआ है। द डॉग वाज हिज ओनली फ्रेंड, हिज ओनली कंपेनियन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये रेपिटेशन की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हिज ओनली पहले भी यूज हुआ है, फिर दोबारा हिज ओनली यूज हुआ है। आगे चलते हैं, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड की जिसमें सारी बातें बयान की हैं, लेकिन एमसीक्यूज और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप आसानी से कर लेते हैं उसकी सारी समरी। अफेक्टिव सेंटेंस के 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? एक तो यूनिटी है, कोहेरेंस है और एम्फेसिस है। ये ऑलमोस्ट हर पेपर में एमसीक्यूज आता है। और क्या है, अफेक्टिव सेंटेंस के कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। यूनिटी, कोहेरेंस, एम्फेसिस किसके एलिमेंट है? अफेक्टिव सेंटेंस के एलिमेंट। ये अच्छा, वो इस तरह से भी एमसीक्यूज देख सकते हैं कि ऊपर से कहेंगे कि अफेक्टिव सेंटेंस के इनमें से कौन सा अफेक्टिव सेंटेंस के एलिमेंट नहीं है, तो यूनिटी, कोहेरेंस और एम्फेसिस के अलावा कोई और दे देंगे तो आपने उस पर टिक कर देना। इस तरह से भी एमसीक्यूज इसमें से बहुत ज्यादा आते हैं। यूनिटी की डेफिनेशन आती है, यूनिटी होता क्या है कि जो सिर्फ एक मेन आइडिया को एक्सप्रेस करे, सारी डिटेल उसी आइडिया से रिलेट हो। ये भी एग्जाम फेवरेट है। और क्या है, यूनिटी एक मेन आइडिया को एक्सप्रेस करे और सारी डिटेल उसी मेन आइडिया से रिलेट करते हों। उसी मौजू पर बात की जाए, यूनिटी किस तरह डिस्ट्रॉय होती है, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। 5 तरीके से वायलेट होती है, जो कि मैंने एमसीक्यूज में भी आपको पहला एमसीक्यूज आए थे, तो उसमें भी था कि अनरिलेटेड आइडिया कंबाइन करना, 2 मेन आइडिया या बहुत ज़्यादा डिटेल डाल देना, और एक आइडिया को कंप्लीट होने में नाकाम होना, और रॉन्ग सबऑर्डिनेशन यूज करना, या फॉल्टी पैरेललिज्म। ये यूनिटी इज वायलेट इन 5 वेज, ये तो एमसीक्यूज में डायरेक्ट आ जाते हैं। वर्ड जो इनकम्प्लीट आइडिया बनाते हैं वो एमसीक्यू आता है, एमसीक्यूज आता है जो कि इनकम्प्लीट आइडिया बनाते हैं, जैसे कि सच, सो, टू, ये भी मैंने आपको पहले बताया। इनको क्लोज के बगैर यूज करना, यानी कि ये अगर हम यूज कर लेंगे सेंटेंस में, तो उसके बाद क्लोज कोई ना यूज करना, तो वो उसकी वजह से क्या होगा, सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। क्लोज ऐड करना जरूरी है, ये एमसीक्यूज आ सकती हैं। तो 5 इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट क्लोज हैं इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट क्लोज में कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस होता है, जबकि डिपेंडेंट क्लोज में इनकम्प्लीट थॉट एक्सप्रेस होता है, और डिपेंडेंट क्लोज में इनकम्प्लीट होता है, और इसके लिए क्लोज होना जरूरी है। और विच क्लोज एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, तो ये एमसीक्यू होता है कि कौन सा क्लोज कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। कौन सा इनकम्प्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है, वो डिपेंडेंट क्लोज है। सबऑर्डिनेशन का गोल्डन रूल कौन सा है? मेन आइडिया इज इक्वल टू मेन क्लोज। सबऑर्डिनेशन में है कि जो मेन आइडिया है ना वो मेन क्लोज है, जो कि लेस इंपॉर्टेंट आइडिया है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। मेन आइडिया को ज्यादा हाईलाइट करना है तो वो मेन क्लोज हो जाएगा, और सबऑर्डिनेट जो होगा ना, वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है वो मेन आइडिया का सबऑर्डिनेट बन जाएगा। मेन आइडिया को सबऑर्डिनेट बनाना इज इक्वल टू यूनिटी डिस्ट्रॉय। और आगे है, और इसके आगे पैरेललिज्म है। एग्जाम डेफिनेशन हमारे पास है कि सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। पैरेललिज्म में करना क्या है कि नाउन नाउन के पैरेलल होगा, वर्ब वर्ब के होगा, जेरेंट जेरेंट के होगा,
फॉल्टी पैरेललिज्म जो होगा वो वर्स देन नो पैरेललिज्म के होगा। और डायरेक्ट एमसीक्यूज लाइन आ सकती है कि फॉल्टी पैरेललिज्म इज डैश देन नो पैरेललिज्म, तो यहाँ गुड होगा, नाइस होगा, या इस तरह से। और एक एमसीक्यूज आएगा वर्स या बैड भी लिख सकते हैं, तो वो आपने एमसीक्यूज करना है। और इसमें जी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि नाउन किसके पैरेलल होगा, तो नीचे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज होंगे, तो वो अपने नाउन की करना है, वर्ब के, जेरेंट के, और क्लॉज के, और सबऑर्डिनेट के, जो कि यहाँ नहीं लिखा गया। कोरिलेटिव रूल, कोरिलेटिव होते क्या है, एदर और बट ऑल्सो, ये चीज़ क्या है, कोरिलेटिव है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सिर्फ किसके साथ ऐड करने हैं, पैरेलल एलिमेंट के साथ यूज़ होंगे, किसके साथ, पैरेलल एलिमेंट के साथ यूज़ होंगे। कोहेरेंस के मीनिंग क्या है, एग्जाम क्वेश्चन अगर हम देखें तो कोहेरेंस का मीनिंग आइडिया का लॉजिकल ऑर्डर में बयान किए जाए, जिसमें पोजीशन सही हो और ऑर्डर ऑफ क्लाइमेक्स सही हो, सही तरह से, और बार बार रिपीट ना हो रहा। ये कोहेरेंस लॉजिकल ऑर्डर से रिलेशनशिप ताकि क्लियर हो। कोहेरेंस डिस्ट्रॉय करने की 4 मिस्टेक हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट में होते हैं, जैसे कि वीक एम्बिशियस प्रोनाउन रेफरेंस, ही शी इट का गलत यूज, सेपरेट कंस्ट्रक्शन सही तरह से ना लिखना, मिक्स कंस्ट्रक्शन, मिक्स मेटाफोर, बहुत ज़्यादा मेटाफोर या कंस्ट्रक्शंस को मिक्स कर देना, एमलेस शिफ्ट इन पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बगैर वजह के शिफ्ट करना, जैसे कि एक्टिव से पैसिव, प्रेजेंट से पास्ट, इस तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय कोहेरेंस को कौन सी चीज़ डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो वो ये 4 चीज़ें हैं। इनमें से या तो 3 दे देंगे, या कहेंगे विच इज़ नॉट, और एक अच्छी चीज़ दे देंगे, या तो फिर ये चारों में से कोई कर देंगे कि एक दे देंगे और बाकी 3 गलत, और आपने एक लगाना है। ये कोई स्पेस इंपॉर्टेंट है, आपने करना है। और आगे है प्रोनाउन रेफरेंस रूल। प्रोनाउन के अटेंडेंस क्लियर होनी चाहिए। अटेंडेंस सिंगुलर को प्लूरल बनाना, सिंगुलर से प्लूरल ना आ जाए, क्योंकि अगर आई है तो आई के लिए आई यूज या मी यूज करना चाहिए, बल्कि दे यूज नहीं करना चाहिए, रेफरेंस सही तरह से हुई हो। और बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा आसिफ वासिफ और ये यूज हुए तो उनको रेफर करना सही तरह से करना, क्योंकि वो गलत हो जाता है। जैसे कि हमने पहले एमसीक्यूज में किया था। पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव से पैसिव, सिंगुलर से प्लूरल और पास्ट से प्रेजेंट अगर हम करेंगे तो ये बगैर वजह के एमलेस पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट होगी, ये अवॉइड करनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, इम्फेसिस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को हाईलाइट करना ताकि इनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन जाए। इम्फेसिस के 3 मेथड है, एक पोजीशन, ऑर्डर ऑफ क्लाइमैक्स और रेपिटेशन, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और एमसीक्यूज में ऑर्डर ऑफ क्लाइमैक्स रूल के लीस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि पहले वाइस प्रेजेंट आएगा देन प्रेजेंट आएगा, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ऑर्डर ऑफ क्लाइमैक्स रेपिटेशन का पर्पस कि आइडिया को स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल बनाना। और 1 लाइन रिडल लिस्ट अगर हम करें तो यूनिटी इज इक्वल टू मेन आइडिया, कोहेरेंस लॉजिकल ऑर्डर होता है, इम्पैसिव इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करना। यूनिटी 5 तरीकों में वायलेट होती है, कोहेरेंस को 4 तरीके हैं, 4 एरर्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इम्पैसिस के 3 मेथड हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज में आते हैं, और जो मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी आपने वो भी जरूर देखनी है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रैक्टिस करवाई गई हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। और वो कॉन्सेप्ट बेस अगर आपने करना है तो आपने वहाँ से वीडियो में देख लेना है। अगर आपने सिंपल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आपने यहाँ से देख लेना है। तो अल्लाह हाफिज़। अगर आप मेरी वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कुछ कहना चाहते हैं कि आप मेरे लिए ये वीडियो बनाएं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए बना दूंगी। अल्लाह हाफिज़।